कमरे से आती खुलखुल की आवाज ने मानो सीना चीर के ही रख दिया था उसका। खास खास के कम्मो अम्मा शालू को बुला रही थी। करमजली, जरा आके मेरे बर्तन तो उठा ले। आज ये नई बात नहीं थी कि शालू को करमजली के नाम से पुकारा जा रहा था। उस नाम को सुनते सुनते वो अपना नाम शालिनी भूल चुकी थी, जिसे उसके माँ बाप ने प्यार से दिया था। जैसा नाम था वैसे ही उसका व्यवहार था। चुपचाप रहना, शालीनता से अपनी जिम्मेदारियां निभाना। कहने को शालू बहू थी, पर नौकरानी से ज्यादा इज्जत नहीं थी इस घर में उसकी। 7 बरस पहले शालू इस घर में कम्मो की बहू बन के आई थी। शालू कम्मो की एकमात्र बहू थी। कम्मो ने रघु को 4 पुत्रियों के जन्म के बाद पाया था। काफी मन्नतों के बाद रघु पैदा हुआ था। बड़ी बहनों का चहेता था रघु, और तो और कम्मो ने भी उसे सिर चढ़ा रखा था। सो पढ़ाई पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं था। राजसी ठाठ अभी कम्मो के छूटे नहीं थे। राजा महाराजाओं के समय में कम्मो के पति कुंवर राज राजमहल में राजपुरोहित हुआ करते थे। राजाओं का जमाना अब लद चुका था। कम्मो जब ब्याह के आई तब ठीक ठाक हालात थे। खान पान, रहन सहन काफी नवाबों वाला था। धीरे धीरे सब खत्म हुआ, नाम के ठाठ रह गए। एक के बाद एक 4 बच्चे हो गए। 4 लड़कियां हो गई। बेटे के इंतजार में 5वां बच्चा रघु था। खजाना कब तक नवाबी शौक पूरे करता, खाली होता जा रहा था। अंदर से खाली, पर बाहर कम्मों का रुआब अभी भी जमींदारों वाला था। इसी खाली खजाने के गम में कुंवर राज ने दम तोड़ दिया। अब घर की सारी जिम्मेदारी कम्मों की हो गई, लेकिन उस पर कोई ज्यादा असर नहीं दिखता था। वही शाम को मुंह में बीड़ा दबाकर आंगन में पीपल के चबूतरे पर पालती मारे चौपाल लगती। सारे गांव की खबर लेना, किससे लड़ाई हुई, किसके घर कौन आया, किसका घर में क्या हाल है, ये सब मानो कम्मों को जानना जरूरी था। रो के पूछती और हंस के गाने वालों में से भी थी वो। अपने फट्टों का तो पता नहीं, दूसरे के फट्टे में जरूर टांग अड़ाने में आनंद आता। माँ को देख बेटियां भी इसी तरह की हरकतें करती। बातों बातों में फंसाकर कम्मो ने अपनी 4 बेटियां किसी न किसी के पल्ले बांध दी। बाहरी चमक देखकर लोग मूर्ख बन जाते और कम्मो की बातों में आ जाते और रिश्ता जोड़ लेती थी। अब बारी रघु की आई। बच्चों की अधूरी परवरिश के कारण पढ़ाई लिखाई तो कोसों दूर थी। बस राजसी तमगे के कारण रिश्ते आ रहे थे, जिन्हें कम्मो इनकार कर रही थी।
उसे तलाश थी ऐसे घर की जो उसकी खोई पूंजी वापस से लाकर भर दे। ईश्वर सब देखता है। पास के गांव के जमींदार के घर से रघु के लिए रिश्ता आया। बहुत अमीर थे, अकेली लड़की थी शालू। बस कम्मों को हर हाल में उसे बहू बनाना था। लोगों से जोर लगवाकर कम्मों ने रिश्ता पक्का करवा लिया। खूब धूमधाम से शादी हुई। गहने कपड़े ना जाने क्या क्या शादी में मिला। एक चीज संस्कार जिसकी कमी कम्मों के घर में थी, शालू के रूप में वो गलती से आ गई, जिसकी कम्मों को कोई जरूरत नहीं थी। कुछ दिन तो सब अच्छा रहा, फिर कम्मों की मांग बढ़ती गई। मायके जाती तो शालू को अपने मायके से लाने वाले सामान की लंबी लिस्ट मिलती लाने के लिए, जो उसे अच्छा नहीं लगता। इस बार जब वो गई तो कुछ नहीं लाई, बस अपनी माँ की एक जरी की साड़ी जो शालू की नानी ने उसकी माँ को दी थी। उस साड़ी का महत्व केवल उसका परिवार ही जानता था। इतने गरीब घर में आकर कभी उसने अपनी असलियत अपने माँ बाप को न बताई, लेकिन अब वहां से कुछ न लाने की सोच। बस वो 5 मीटर आंचल लाई, साड़ी जो हर परिवार की मर्यादा होती है अगर समझो तो। अब कम्मों का व्यवहार भी बदल गया। वो शालू को करमजली कहने लगी, जैसे उसने ही सारा घर खाया हो। दहेज की रकम से अच्छा चल रहा था, पर शालू ने अब घर से कुछ न लाने की ठान ली। घर के हालात देख रघु अपने दोस्त की दुकान पर बैठने लगा। जो थोड़ा मिलता उसी से शालू घर चलाती। शालू के घर के काम में लगी रहती। इसी बीच शालू पेट से हो गई, लेकिन कम्मो वही गाली गलौज चौपाल पर बहू की चुगलियों से बाज नहीं आती थी। दूसरों के साथ अपने घर की भली बुरी भी पो देती थी। बहू पर बिल्कुल ध्यान नहीं था, बस खुद ही जवान सी बनी ठनी रहती। थोड़े समय बाद शालू ने नन्ही परी को जन्म दिया। कम्मो ने अंदर से ही चिल्लाकर दाई से पूछा, क्या जना है? करमजली ने, लक्ष्मी आई है अम्मा, दाई की अंदर से आवाज आई। कम्मो ने तुरंत कहा, अरे नागिन आई है डसने। एक क्या कम थी, घर खाने दूसरी भी आ गई। शालों के धैर्य की मिसाल शायद थी ही नहीं। वो सदा की तरह चुप रही और अपना काम करती रही। बस रघु ही था जो उसे सांत्वना देता रहता था। परिस्थिति और कम खुराक ने शालू को बिस्तर पर ला दिया। सीने में दूध बन नहीं पा रहा था तो बच्ची भूखी ही सो जाती। कम्मों की खुराक में भी कमी नहीं आ रही थी। उसकी आवाज और चौपाल वैसी ही थी जैसे शालू की शादी के समय। ऐसा नहीं था कि शालू की जुबान नहीं थी, लेकिन चुप थी तो केवल अपने संस्कारों से। घर में काम की व्यस्तता से कभी वह अपनी माँ से मिलने न जा पाई। जब कभी याद आती तो माँ का दिया 5 मीटर आंचल बाहों में भरकर सिसक लेती थी। कम्मो शालू की माँ से बिल्कुल विपरीत थी।
जरा जरा सी बात पर चिल्लाना, गाली गलौज करना कम्मों के लिए आम बात थी। दूसरों का ख्याल रखने में शालू अपनी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती थी और दिनों दिन कमजोर और बीमार रहने लगी। कम्मो कुछ कम पड़ती तो उसकी चारों बेटियां बिन बुलाए कई कई दिनों को मायके पड़ी रहती और माँ की जली कटी बातों में सहयोग की जिम्मेदारी बखूबी निभाती। शालू अब और शिथिल होती जा रही थी। काम का कुछ सहारा नहीं था। बस काम बढ़ाने सारी बेटियां चली आती थी। संस्कार नाम के नहीं थे जो कम्मो बेटियों को देती। सिखाया तो बस ताने और गाली देना। देखते देखते बेटी लक्ष्मी भी शालू के आंचल में 5 साल की हो गई। काश एक संस्कारी आंचल शालू की माँ की तरह कम्मो के पास भी होता, जिसे वो अपनी बेटियों को विदा करते वक्त देती, जिससे बेटियां शालू की तरह मर्यादा में रहकर सहेजती। रघु की व्यस्तता घर की अशांति को नहीं देख पाई। शांत स्वभाव की शालू भी घर की खातर उसे कुछ नहीं बताती थी। रघु सोचता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है और इसलिए सब बहनों और माँ की मनमानी चल रही थी। शालू को हमेशा कम्मो को यही ताने देती थी कि मेरे 5 बच्चे हैं, मैंने इन्हें नाजों से पाला है, इनको वैसे ही रखना जैसे मैंने इन्हें रखा है, इन्हें बिल्कुल कष्ट नहीं देना और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालना। रघु चाहकर भी कम्मो के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाता था। जब शालू बहुत घुटती तो कमरे में जाकर रो लेती थी। अपनी जिंदगी से समझौता, ख्वाहिशों का कत्ल उसे मजबूर कर रहा था। उसने खुद को जिम्मेदारियों की भेंट चढ़ा दिया था। वो कहीं से भी बहू सी नजर नहीं आती थी, नौकरानी की तरह रहती थी। बेटी लक्ष्मी भी काफी समझदार शांत थी। कम्मों के पास जाने से डरती थी क्योंकि शब्दों को समझ ही नहीं पाती थी। दादी से नागिन नाम सुनकर सहम जाती थी और फिर खेल में व्यस्त हो जाती थी। रघु दुकान से देर रात लौटता और खाना खाते ही सो जाता। शालू देर रात तक घर के काम काज करके सोने जाती। तब तक रघु गहरी नींद में होता। बहुत सोचती थी कि कभी फुर्सत से वो दिल की बात रघु से करे, लेकिन उसे सोता देख उसको उठाने की हिम्मत वो नहीं कर पाती थी। वो भी थक हार के सो जाती और रघु के उठने से पहले ही उठ के चाय पानी में लग जाती। शादी के 7 साल घर में लगे लगे कब गुजर गए पता भी ना चला और इस भाग दौड़ में रघु शालू अपनी जिंदगी जीने की शुरुआत भी ना कर सके। शालू की कमजोरी बीमारी में तब्दील हो चुकी थी। समय और पैसे के अभाव ने उसे शैया पकड़ने को मजबूर कर दिया। उस दिन सुबह से ही शालू को बेचैनी हो रही थी। उसके उठने की क्षमता खत्म हो रही थी। आज पहली बार उसने रघु को घर पर रुकने को कहा, उसे अपने पास बैठाया और उसकी गोदी में सर रख दिया, मानो उसे जिंदगी मिल गई। आज तक कभी इतने करीब से वह रघु से नहीं मिली थी जितना आज। दिल की बात करने का वक्त शायद उस पर बचा ही नहीं था। फिर भी लड़खड़ाई जुबान से बोली, आप अपनी माँ को मेरी माँ का वह 5 मीटर आंचल जो उसने विदा के वक्त मुझे दिया था दे देना और बता देना
कि इसे मेरी बेटी लक्ष्मी को इस घर से विदा होने पर उड़ा दें और वो इस आंचल की इज्जत बनाए रखे। हर माँ शायद इसीलिए अपनी बेटी को एक साड़ी देती है कि वो ना भूले माँ के वचन और मर्यादा। हम उसका मतलब अभी तक ना समझ सके। ये वस्त्र जो मायके से मिलते हैं वो संस्कारों को मर्यादित रखने के लिए होते हैं। दोनों घरों की इज्जत को ढांपने के लिए ही होते हैं और शायद भाई भाभी भी इसी बात को याद दिलाने को हर त्योहार पर साड़ी देकर इस परंपरा को निभाते हैं। आज दिल की बात कहकर शालू सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन यह बात काफी देर से कह पाई। इस बात को कहने की हिम्मत जरा जल्दी आती तो आज रघु को शालू को ना खोना पड़ता। इस कदर भी संस्कारों को नहीं ओढ़ना चाहिए था तुम्हें। आज रघु ने ऊंची आवाज में बात की। किसके लिए तुम निभा रहे थे? जरा मेरा भी सोचा होता कि मैं अब क्या निभाऊंगा तुम्हें खोकर। तुम रुको, मैं डॉक्टर लाता हूँ। नहीं, शालू ने कहा और रघु को बाहों में जकड़ लिया। बस इसी बीच एक लंबी सांस खींचकर शालू ने सिर लुढ़का दिया और हमेशा के लिए शांत हो गई। रघु की आंखों में सन्नाटा और खामोशी थी। वह अब भी कुछ बोल न पाया। सदा की तरह रघु में जैसे मानो काटो तो खून नहीं, वह सन्न रह गया। आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था। आंसुओं की धारा रघु के कपोलों से टपक रही थी। वो भागकर माँ के कमरे में गया और माँ से बोला, शालू नहीं रही। माँ से जो उत्तर मिला उससे रघु अचंभित रह गया। सदा की तरह कर्कश आवाज में बोली, कोई बात नहीं और अच्छी आ जाएगी। सब्र रख, बस इस नागिन को भी निकाल दे। जिस दिन से आई है जीना हराम कर रखा है। रघु ने जहर का घूंट पिया और उल्टे पांव अपनी शालू के पास आ गया। उम्मीद नहीं थी कि इतनी बेरहम भी माँ होती है। आज रघु को शालू की सहनशीलता पर फक्र हो रहा था। कितने जल्लादों के बीच वो जी रही थी। एक वो शालू की माँ थी और एक मेरी ये माँ है। इतना फर्क क्यों है? माँ तो दोनों थी। इस पहेली को कोई भी नहीं सुलझा सकता। आज रघु को मलाल था कि वो किस माँ की कोख से पैदा हुआ। बिल्कुल भी मोह नहीं जिसने दिन रात केवल इस घर को दिया। उसके प्रति इतनी निष्ठुर। पत्थर दिल भी किसी गैर की मौत पर अफसोस तो करता है, पर ये क्या? उसने सोचा, वाकई शालू सही कह गई कि कम्मों के 5 मीटर आंचल में किसी के लिए भी छांव नहीं थी और शालू ने अपनी माँ के आंचल में सभी को समेटे रखा। सबको समेटते समेटते आज वो खुद ही सिमट गई। भारी कदमों से रघु शालू की विदाई करने लगा। रघु ने
शालू की माँ की वो संस्कारी साड़ी निकालकर शालू को उड़ा के ही अंतिम विदाई का निर्णय लिया और फिर लक्ष्मी को लेकर बिना सोचे समझे कभी खत्म ना होने वाले सफर पर निकल गया, जहां ऐसे बेरहम लोगों का साया भी उसकी लक्ष्मी पर ना पड़े।